हेलो। हेलो। चलो ध्यान देना है, बायोलॉजी क्लास 10th पढ़ना है। लेसन क्या है? नियंत्रण और समन्वय। आइए चलते हैं नियंत्रण और समन्वय में। ध्यान देना जरूरी है। ये देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी का। कहता है हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना है। असंख्य कोशिकाओं का मतलब क्या होता है? हाँ जी, देखिए, हमारा जो शरीर जो बना है से असंख्य कोशिका से, असंख्य मतलब बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर क्या बना है? मेरा शरीर बना है। जैसा कि देखिए, सबसे पहला कोशिका। कोशिका से क्या बना? उत्तक। उत्तक से क्या बना है? अंगतंत्र। अंगतंत्र से क्या बना है? अंग। अंग से क्या बना है? शरीर। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारा कोशिकाओं से मिलकर के शरीर का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। कहता है क्या कि संरचना एवं कार्य के दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार की होती है। सही बात इसमें लिखा है। अगर देखा जाए कार्य के अनुसार, कार्य और संरचना के अनुसार, तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ठीक है। कहता है तथा ये अलग अलग कार्यों का संपन्न करती है। रियल बात है। सभी का काम क्या होता है? अलग अलग होता है। एक तरह के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। हम बताए थे उत्तक किसे कहते हैं, तो कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। अभी यहाँ पे था। और विभिन्न उत्तकों से अंग एवं विभिन्न अंगों से अंगतंत्र का निर्माण होता है। अभी हम बताए थे यहाँ पे जस्ट, अभी बताए थे कोशिका से क्या होता है? उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक से होता है अंगतंत्र का निर्माण। अंगतंत्र से क्या होता है? अंग। कोई बात नहीं है। अंग से क्या? अंग मतलब वही शरीर का हो गया निर्माण। इस तरीका से इसे, तो अंगतंत्र देखो लिखा नहीं है उत्तक से अंग। उत्तक से अंग बनता है। यहाँ लिखा हुआ उत्तक से क्या बनता है? उत्तक से अंग एवं विभिन्न अंगों से क्या बनता है? अंगतंत्र। अंग से क्या बनता है? अंगतंत्र बनता है। इस तरीका से भी समझ सकते हैं। अंगतंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियंत्रण का मतलब क्या होता है? उसका सुरक्षा का होना बहुत जरूरी है। देखभाल करना, बचाने के लिए, बचाव के लिए। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय पौधों में पाए जाने वाले वृद्धि जंतुओं की गति से भिन्न होती है। एक पौधे में होता है वृद्धि और एक जंतु में होता है वृद्धि। दोनों के गति क्या होता है? अलग अलग होता है। किसी का धीमे तो किसी के बहुत कम होता है, या किसी के बहुत ज़्यादा भी होता है। जब बीज अंकुरित होता है, बीज, बीज नहीं होगा, यहाँ बीज होगा। जब बीज अंकुरता है तो पौधे मिट्टी को, तो पौधे क्या करता है? मिट्टी को विस्थापित कर बाहर निकल जाता है और धीरे धीरे गति करके वह विशाल वृक्ष का निर्माण करता है। बात सही लिखा हुआ है कि जब भी बीज अंकुरता है तो वह पौधे मिट्टी को क्या करता है? विस्थापित करता है। विस्थापित करने के बाद मिट्टी से क्या होता है? वो बीज बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद धीरे धीरे गति करके क्या होता है? एक बहुत बड़ा विशाल पौधे का वो निर्माण लेता है। नेक्स्ट में इसमें कहता है उद्दोपन के तत्काल अनुक्रिया। जब हम छुई मुई पौधे को, आप लोगों ने देखा होगा कभी छुई मुई पौधा होता है। छुई मुई, जब हम छुई मुई छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते हैं, तब स्पर्श के अनुक्रिया से पत्तियां
जल की मात्रा में त्वरित परिवर्तन करती है, पता नहीं, जिससे ये अपनी आकृति बदल कर नीचे झुक जाता है। सब उसमें सही बात है कि छुई में एक पौधा होता है, जब उसको आप पकड़ेंगे ना तो उसका आकार आकृति में क्या होगा, निश्चित हो जाएगा, मतलब एक तरीका से वो छोटा हो जाएगा। पहले से वो फैले हुई रहेगा, जब उसको आप बिल्कुल पकड़ेंगे ना, छुएंगे, उसका पूरी पत्तियां क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, पूरा एकत्र हो जाएगा उसका पूरा पत्तियां। यहाँ लिखा है कि इसमें उसकी अपनी आकृति में क्या होगा, झुक जाएगा, वो छुई में ही पौधा होता है। अब कहता है वृद्धि और प्रेरित गति। आरोही पौधे में एक विशेष प्रकार की गति होती है जिसे वृद्धि प्रेरित गति कहते हैं। देखिए, आरोही के मतलब पता है क्या होता है, एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब कुछ होता है जी। हाँ, तो वैसे पौधा कह रहा है, कह रहा है इसमें आरोही पौधे में एक विशेष प्रकार की गति होती है। अवरोही पौधा कहने का मतलब समझ में आ रहा है, अवरोही पौधा कहने का मतलब एक जैसा रहेगा, सभी का एक जैसा जो रहेगा, उसका पूरा समान पौधा जो एक जैसा रहेगा, वो पौधा उसी को बोलते हैं आरोही पौधा। इसलिए लिखा है कि एक समान अगर पौधा में रहेगा तो वही पौधा में एक विशेष प्रकार की गति, एक विशेष प्रकार की गति मतलब उसमें गति जो प्रदान जो होगा, वो गति जो करेगा, या तो गति जो करेगा, वृद्धि जो उसमें होगा से एक समान रूप से होगा उससे वृद्धि, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धि प्रेरित गति बोलते हैं। कहता है कि जिसके लिए हमें आरोही पौधों को एक बाध सहारा देते हैं। सही से बात लिखा है, आरोही पौधे को एक बाध सहारा देते हैं, जिसके कारण पौधा सहारा देने वाले भाग की तरफ तेजी से गति कर जाते हैं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, पौधों को, चाहे तो पौधे आम को चाहे पीपल को, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि जब वो पौधा जब मुड़ जब जाता है तो उसके हम एक सहारा, बांस के एक सहारा देते हैं। सहारा क्या देते हैं, बांस किया, तो उसको हम क्या करते हैं ना, रस्सी से भी बांध देते हैं। तो जिधर को उसको बांधते हैं उधर को क्या होता है, वो झुक जाता है। क्या होता है, वो झुक जाता है पौधा में। तो वही बोला आपको हो गया आरोही पौधा, बोलने एक समान रहेगा, बट उसका झुकाव जो रहेगा, उसको जिन्हें आप झुकाएंगे उन्हें को झुक जाएगा, वो बोला, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जिसके कारण पौधे सहारा देने वाले भाग की तरफ झुक जाता है, जिसको आप जिन्हें सहारा देंगे उन्हें को कुछ होगा, वो झुक जाता है। से देखे होंगे आप केला को, केला में जब फल जब होता है, फल से केला जब भरापन जब आता है, जब भारी जब होता है, तो केला क्या होता है, फल की ओर झुक जाता है, उस तरीका से वो भी होता है। अब क्या कहता है, अनुवर्तन या अनुवर्तनी गति। कहता है कि पौधे के बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है तथा उसके अनुसार उसमें गति भी होती है। ग्रहण करने की क्षमता भी होती है और क्या होती है, उसमें गति भी होता है। तो पौधे में ऐसी गति को अनुवर्तनीय गति कहते हैं। आप देखिए, इसमें ये बात कह रहा है कि अनुवर्तनीय गति जो होता है अनेक प्रकार के होता है। कई प्रकार के होता है, एक यहाँ पर ही है और है, 4 प्रकार के है ये वाला। पहला क्या दिया है, प्रकाश अनुवर्तन। कहता है पौधे के अंगों की प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को प्रकाश अनुवर्तन का। देखो, बात आती है कि प्रकाश अनुवर्तन क्या है। आप लोगों ने देखे कुछ कुछ फूल होते हैं, फूल ऐसे होते हैं जिधर की अगर वो रहेगा ना सूरज के प्रकाश, उधर की ओर क्या होता है, उगना स्टार्ट होता है। कुछ फूल ऐसे होते हैं, उसको नाम कौन फूल है, सूरजमुखी। कहता है कि पौधे के अंगों की प्रकाश की दिशा में कुछ ही होता है, होने वाली गति को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। इसमें पौधे के पत्ते और तने प्रकाश की दिशा में और जड़ प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करता है। कौची, देखिए, पत्तियां और तना जो है प्रकाश की दिशा में गति करेगा, लेकिन जड़ जो है प्रकाश से क्या होगा, उल्टा, वो मतलब विपरीत दिशा में गति करता है। कौची, जड़ कौची करेगा, गति जड़ करेगा। किसका उल्टा है, वो पत्ती और
तना के जस्ट उल्टा। अगर पत्ती तना अगर प्रकाश की दिशा में है तो जड़ कहाँ रहेगा, प्रकाश दिशा में वो नहीं रहेगा। अब कहता है गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन कहता है इसमें पौधे के अंग गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करता है। रियलिटी बात है, पौधे के जो अंग है इसे किने करता है दिशा में गति। देखिए ये मान लीजिए पौधा है और ये क्या है, इसका देखिए जड़ है, क्या है, जड़ है ना। अब देखिए बात इसमें ये आता है, कहता है इसमें पौधे के अंग, अब पौधा जो ये जो अंग देख रहे हैं ये अंग है पौधा का, क्या है, अंग है। इसका अंग जो है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करता है, गति करता है बट किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना। कहता है क्या पौधे की जड़ों से दिखता है, ये कहाँ से दिखता है, पौधे के कौची दिखता है, पौधे की जड़ों से, पौधों की जड़ से क्या दिखता है, यह पौधों की जड़ों में दिखता है, कौची, गुरुत्वाकर्षण जो है ना वो। कहता है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में कौची होता है, वृद्धि होता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है वो नीचे लगता है, लेकिन वृद्धि कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो भाई कहीं न कहीं क्या हो रहा है, वृद्धि, विपरीत, किसका विपरीत, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, नीचे लगता है, लेकिन वृद्धि कहाँ होता है, तो ऊपर। तो भाई विपरीत हो रहा है यहाँ पे क्रिया। आप देखिए इसमें आगे कह रहा है, आगे कहता है रासायनिक अनुवर्तन। कहता यह गति रासायनिक उद्दीपनों के द्वारा होता है और परागन के समय परागकण से निकलने वाली परागनलिका की बीजांड में होने वाली गति इस प्रकार का क्या कहलाता है, अनुवर्तन दर्शाता है। कोई दर्शाता है, देखिए आपको ये लोग पढ़ाए होंगे, हम जब हम पढ़ा रहे होंगे रिप्रोडक्शन वाला में तो बताया गया होगा कि परागकण क्या होता है और परागकण क्या होता है, दोनों में बहुत अंतर है। जबकि इसी बताया गया होगा उसमें कि फूल में मादा के कितने भाग है और नर का कितने भाग है, ठीक है। और यहाँ पे खुद लिखा हुआ है कि परागकण के समय परागन के समय परागकण से निकालकर और परागनलिका की कहाँ पे, बीजांड में, बीजांड देखिए यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे होता है बीजांड, है ना, यहाँ पे की बात कर रहा है। तो बीजांड में होने वाली गति इस प्रकार का क्या होता है, अनुवर्तन को दर्शाता है। एक कहता है जलानुवर्तन, कहता है कि पौधे के अंग का जल की ओर होने वाली गति क्या कहलाता है, जलानुवर्तन कहलाता है। देखिए पौधे के अंग किसकी ओर कह रहा है, जल की ओर होने वाली गति, किसकी ओर, जल, पौधे के अंग जल की ओर कि जड़ की ओर, जल की ओर होने वाली गति को क्या कहते हैं, जलानुवर्तन कहते हैं। ये आपको हो गया 4 गो। अब इसमें कहता है पौधे में रासायनिक समन्वय, पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं। देखिए पादप हार्मोन क्या है, ये वाला आता है 2 नंबर में क्वेश्चन कि पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं। तो कहता है कि पौधे के जैविक क्रिया के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को, समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। कहता है पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचकर वृद्धि और अनेक उपापचयी क्रिया को नियंत्रण एवं प्रभावित करता है। कौन, पादप हार्मोन, कौन, पादप हार्मोन। कहता है कि पौधों में कार्य विचार के आधार पर 5 प्रमुख भागों में बटा गया है। किसको, पौधों में कार्य के विचार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। पहला क्या है, ऑक्सीजन, इसको पढ़ेंगे ऑक्सीजन, क्या पढ़ेंगे। कहता है पौधे के स्तंभ शीर्ष पर, ऊपर की बात कर रहा है, पौधे के स्तंभ शीर्ष पर ऑक्सीजन संश्लेषित होता है। अब यह पौधे में कोशिका विभाजन एवं कोशिका विज्ञान में क्या सहायक देखो देता है। ये ऑक्सीजन जो है ये पता है सहायता कहाँ करता है, जब पौधे में कोशिका क्या होता है, विभाजन होता है। जब पौधे में क्या होता है, कोशिका का
विभाजन जब होता है तो वहाँ इसमें सपोर्ट कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। जैसे कि देखिए पौधे में डालियाँ फूटता है, डालियाँ, तना, है ना, तना, तो उसमें कहीं न कहीं वो क्या हो रहा है? कोशिका विभाजन हो रहा है, तो उस समय सपोर्ट कौन करता है? ऑक्सीजन। एक इसमें क्या आता है? साइटोकाइनिन। क्या है ये? साइटोकाइन। कहता है कि ये ऐसे रासायनिक कार्बनिक पदार्थ, देखो ये केमिकल पदार्थ है। ये कैसा पदार्थ है? केमिकल। कहता है इसमें जो बीजों के भ्रूण होगा, जो बीजों के भ्रूण पोष है, भ्रूण पोष, भ्रूण पोष एवं पौधे की जड़ों में संश्लेषित होता है या कोशिका विभाजन में भी सहायक। ये भी कोशिका जो होता है सहायता किसमें होता है? कोशिका विभाजन में। तथा क्लोरोफिल को भी नष्ट होने पर बचाता है। कौन? साइटोकाइनिन की बात कर रहा है, जिससे पत्तियां हरी और ताजी रहती है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण पत्तियां क्या होती है? हरी और ताजी, मतलब तरीका से जीवित, कहिए जीवित रहती है। एक आता है जिब्रेलिन्स। कहता है कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घायन द्वारा ये पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। स्तंभ की लंबाई में क्या करता है? जैसे ये मानिए पौधा है, तो ये क्या इसमें करेगा? वृद्धि करेगा। तो क्या कहता है? स्तंभ की लंबाई में क्या करता है? वृद्धि करता है। तो इसका उपयोग से विभिन्न प्रकार की फलों और फूलों का क्या होता है? उत्पादन किया जाता है। किसके वजह से ऐसे होता है? जिब्रेलिन्स हार्मोन के वजह से ऐसा होता है। एक क्या लिखा हुआ है? एब्सिसिक एसिड। कहता है एक अम्ल होता है, ठीक है। कहता है यह वृद्धि रोचक कार्बनिक यौगिक है। ये कैसा है? कार्बनिक। कहता है कि यह ऐसा रासायनिक यौगिक है जिसे किसी भी पौधे पर छिड़कने से पत्तियां का विलगन तेजी से, विलगन की मतलब वृद्धि उसमें होगा तेजी से। क्या होगा? जैसे अभी चला है बीज भंडार में, क्या आप उनके भी देखे होंगे, हरे मिर्च या भिंडी का जो सब्जियां जो उगाई जाती है उस पर एक ऐसा दवा का छिड़काव किया जाता है जिससे पौधे में क्या होता है? वृद्धि बहुत तेजी से आता है, उसमें गति बहुत कस के करता है। कहता है यह कालियों की वृद्धि और बीजों की अंकुर को रोकता है। कौन? कहाँ? हाँ, ये वाला एब्सिसिक एसिड। अब एक आता है क्या? एथिलीन। कहता है यह गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है। ये भी एक हार्मोन है, बैट किसके रूप में होता है? किस में होता? जानते में कि पादप में? पादप के बारे में पढ़ा रहे हैं भैया। यह खासकर वैसे उच्च वर्ग के पौधे में पाया जाता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं। यह फूल, फल, बीज, पत्तियों तथा जड़ में उत्पादित होता है। कौची? एथिलीन। और फलों को पकाने में सहायक कौन होता है? यहाँ से आता है ऑब्जेक्टिव में कि फलों को पकाने में सहायता होता है किसका? या फल को पकाने में किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? ये वाला आता है, ये वाला पूछा है क्वेश्चन बैंक में, देखें कहीं पलट करके। इसका क्या होगा आंसर? तो याद रखेंगे, फल को पकाने में सहायता कौन करता है? एथिलीन। कौन करता है? एथिलीन करता है। अब इसमें कहता है जंतु में नियंत्रण और समन्वय। आप बात कर रहा है किसका? जंतु की बात कर रहा है। कहता है जंतुओं के विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं के बीच समन्वय और नियंत्रण का प्रकार क्या होता है? जंतु में नियंत्रण कितने प्रकार के होते हैं और समन्वय? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। और फिर क्या? रासायनिक नियंत्रण। याद रखेंगे जंतु में नियंत्रण और समन्वय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तंत्रिकीय नियंत्रण है, क्या होता है? रासायनिक। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे तंत्रिकीय नियंत्रण क्या होता है।
ये देखिए तंत्रिकीय नियंत्रण कह रहा है। इसमें कहता है ये तंत्रिकाओं को द्वारा होता है और उच्च श्रेणी के जंतु में ऐसी तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। ये निर्माण तो करता है बट उच्च श्रेणी की जंतुओं में, बड़ा जाति की बात कर रहा है। अधिकांश जंतु में तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदना होता है, से भूख, प्यास, रोग और चीड़। किसी किसी का भूख बहुत ज़्यादा होता है, प्यास भी होता है, रोग किसी किसी को कोई कोई चिड़ बहुत का उसके उठता है ना। तथा बाह, देखिए ये आपका हो गया आंतरिक संवेदना। इस संवेदना क्या हो गया? भूख लगता है, अंदर से प्यास लगता है, अंदर से रोग होता है, अंदर से चिड़ापन का आंस होता है, अंदर से। बात कर रहा है क्या? बाह संवेदना। ये देखिए कहता है किसी वस्तु गर्म होना बाहर से, ठंडा होना और क्या है? तापमान। तो इतना को ग्रहण करके शरीर के विभिन्न भागों में उसका संवहन करके एवं संवेदनाओं की प्रतिक्रिया क्या करता है? व्यक्त करता है। वही नहीं करता है, कुछ लिखा है क्या करता है? हाँ, व्यक्त करने के लिए अंगों को क्या करता है? प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित। कहता है उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, देखिए जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य की बात कर रहा है एक तरीका से मान लीजिए। कहता है कि उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरु, रज्जु तथा विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं से बना होता है। किसकी बात कर रहा है? उच्च स्तरीय जंतुओं की बात कर रहा है। अब कहता है तंत्रिका कोशिका का न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका तो न्यूरॉन वही वाला होता है। ये बिहार बोर्ड में इसका पूछता है कि न्यूरॉन क्या है, सचित्र वर्णन करे। इस तरीका से आता है एग्जाम में। क्या आता है? सचित्र वर्णन करे। तो आइए जानना बहुत जरूरी है, न्यूरॉन क्या है। कहता है क्या? न्यूरॉन, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक इकाई होती है और प्रत्येक न्यूरॉन में एक तरक्काय रचना होती है। तरक्काय कैसा होता है? रचना होता है। तार कैसा होता है जी? यहाँ कोशिकाएं है, तरक्काय कोशिकाएं जोड़ लीजिएगा। कोशिकाएं रचना, कोशिका रचना होती है। कोशिकाएं मतलब किसका? कोशिका का। जिसे क्या कहते हैं? साइटोन। साइटोन किसे कहते हैं? तो बोलेंगे क्या? पहला बात बोलेंगे कि न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक इकाई होता है जो प्रत्येक न्यूरॉन में एक तरह कोशिकाएं रचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? साइटोन। और इस साइटोन में एक बड़ा सा केंद्रक होता है। साइटोन में क्या होता है? बड़ा सा एक बताएंगे केंद्रक बड़ा कहाँ पे होता है। कहता है जो कोशिका द्रव के बीच में पाया जाता है। देखिए केंद्रक कहाँ होता है? तो कोशिका से। देखिए ये बात है, यहाँ पे क्या होता है? ये केंद्रक है। ये क्या चीज है? इसमें कोशिका द्रव कौन ला हो जाएगा? ये देखिए इसमें कोशिका द्रव जो होगा बच्चों, वो देखिए ए वाला हो जाएगा। ए क्या है? ए जो है, ए जो भाग दिख रहा है से क्या दिख रहा है? कोशिका। आई दिख रहा है बिचौला से क्या दिख रहा है? केंद्रक दिख रहा है। बताएंगे हम उसमें अभी, ठीक है। कहता है क्या? साइटोन में अनेक पतले पतले तंतु निकलते हैं। साइटोन में क्या निकलता है? धागा नियन पतला पतला क्या निकलता है? तंतु निकलता है। बताएंगे अभी आगे, ठीक है। जिससे लंबे तंतु को एक्सॉन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? देखिए इसमें है कहीं पे एक्सॉन, देखिए है यहाँ पे एक्सॉन। ये क्या निकला है? लंबा लंबा तार नियन निकला हुआ ना। यहाँ पे यही नहीं कह रहा है। देखो साइटोन में अनेक पतले पतले तंतु निकलते हैं। देखो पतले पतले क्या निकला है? निकला हुआ है। उसी को लोग क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं?
अभी हम बताए थे एक और साइटोन क्या होता है। साइटोन क्या बताए थे अभी हम? जो एक तरह का है कोशिका रचना हो तो उसे क्या कहते हैं? साइटोन। देखिए यहाँ पर साइटोन जो होता है वो जस्ट कोशिका द्रव के बाहर की बात कर रहा है। कोशिका द्रव के बाहर की बात कर रहा है। बताएंगे यहाँ पे 2 मिनट, थोड़ा सा इसके पहले पूरा कर लेते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? कहता है कि तथा अन्य जंतुओं पर अनेक छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं जिसे कुछ कहते हैं डेट्राइटस। इसमें है कहीं पे डेट्राइटस? कहाँ पे है इसमें? देखिए यहाँ की बात कर रहा है। किसने किया? कहता है कि डेट्राइटस विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को ग्रहण कर साल्टोन में पहुंचाना है और साल्टोन में संवेदना विद्युत आवेग में परिवर्तन हो जाती है। फिर एक्सॉन के द्वारा तंत्रिका अवांग आगे की ओर बढ़ते हैं जो एक्सॉन के अंतिम छोर पर पाए जाने वाले सूत्र युग्मन गांठों द्वारा गांठ देखिए इसको बोलते हैं गांठ। हम लोग गांठ ही वाला है ये, गांठ की बात कर रहा है। गांठ द्वारा अगले तंत्रिका कोशिका में कोची होता है डेट्राइटस में पहुंचता। देखिए यहाँ की बात कर रहा है डेट्राइटस। ए बच्चों देखो यहाँ पे आता है ये वाला न्यूरॉन क्या है सचित्र वर्णन करे तो याद रखेंगे। ये जो देख रहे हैं आप, देखिए दिख रहा है कैसा? पतला पतला दिख रहा होगा, धागा नियन। इसको नाम क्या है? इसको नाम क्या है? डेट्राइटस। और देखिए एक यहाँ पर देखिए इसको नाम पता है क्या है? इसको नाम है केंद्रक। अभी हम बताए थे अभी हम बताए थे क्या? बीच वाला को कुछ ही बोलते हैं केंद्रक। इसको नाम है क्या? केंद्रक है। क्या है? लेकिन इस जो दिख रहा है इसके बीच में दिख रहा है जो व्हाइट का भाग, ये देखिए व्हाइट का भाग, इसको नाम क्या है? इसको नाम है कोशिका द्रव। नाम क्या है? कोशिका। अब कह रहा है, अब देखो इसका पूरा बाहरे वाला भाग मतलब ये सब की बात कर रहा है। देखिए ये वाला नाम को चाहिए इसको नाम है साइटोन। क्या नाम है? साइटोन है। अभी क्या है? केंद्रक। ठीक है, क्या है वो? अब देखिए बात इसमें ये आता है, देखिए इसमें कुछ पतला नियन, देखिए यहाँ पे रेशा नियन है। देखिए इसको नाम क्या है? ये देखिए इस देखिए पूरा एक सॉल है। ये देखिए दिख रहा है, समझ में? देखो एक सॉल क्या होता है। ये देखिए क्या दिख रहा है? एक सॉल। क्या है वो? एक सॉल। क्या है? देखिए एक सॉल है। ये क्या है? एक सॉल। देखिए ये भी क्या है? एक सॉल है। देखिए है ना? ये देखिए आप देखिए इसमें कुछ दिख रहा है, बीच वाला खाली स्थान दिख रहा होगा, दिख रहा है? उसको नाम क्या है? उसको नाम क्या है? मेडुलरी। इसमें कहाँ है? मेडू। देखिए इसको नाम क्या है? मेडू। आप देखिए यहाँ देखिए इसका गाठ, देखिए वाला गाठ, ये देखिए इसका नाम क्या है? रेनवियर। क्या नाम है इसको? रेनवियर। क्या बोलेंगे उसको? अब इसमें बात ये आता है कि ये जो आप देख रहे हैं एक्सॉन के सबसे बाहरी वाला भाग को क्या बोलते हैं? देखिए बाहरी वाला भाग, देखिए इसको नाम है, क्या नाम है? सवान कोशिका। उसको देखिए बाहरी वाला है। देखो यहाँ पर कौन कोशिका है? सवान कोशिका है। यहाँ देखिए कौन कोशिका है? सवान कोशिका। ये वाला देखिए, ये वाला बात कर रहा है। ये देखिए कौन कोशिका है? ये भी सवान कोशिका, ये भी सवान कोशिका, ये भी क्या है? यहाँ पर भी सवाने कोशिका कह रहा है। और उसके नीचे वाला हम देखिए ये जो होता है यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है क्या? एक्सॉन बल्ब। और उसके नीचे वाला देखिए गांठ। यहाँ देखिए गांठ जड़ वाला होता है ना, जड़ की बात। गांठ यहाँ देखिए पोरवई वाला बताया रहा, ये बहुत अलग है थोड़ा सा, ठीक ना? ये देखिए कौन गांठ है? सूत्र युग्मन गांठ। ये आपका नीचे होता है सबसे, ये वाला आता है तो इसको आप 2 बार बना लेंगे घर पे, क्लियर हो जाएगा ये वाला।
मस्तिष्क दिमाग की बात कर रहा है। मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। ये कैसा अंग है? कोमल की मतलब क्या होता है बच्चों? कोमल की मतलब मुलायम है। ये कैसा होता है? मुलायम है। क्या? दिमाग। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? हमें जो भी दुख दर्द होता है, अगर हमें कोई भी अगर किस तरीके से अगर बॉडी में अगर नुकसान भी अगर पूछता है, अगर मानिए हम बैठे अगर हमारे बॉडी में अगर कांटा भी अगर गड़ जाता है, तो ये पूरा जानकारियाँ कौन देने का काम करता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र उसके बाद फिर कुछ करता है, मस्तिष्क में जाता है। कहाँ? मस्तिष्क में। तो फिर दिमाग बोलता है, दिमाग कहता नहीं आपको ये बोला यहाँ पे क्या है ना प्रॉब्लम है। कहता है कि मस्तिष्क खोपड़ी की मस्तिष्क गुहा में सुरक्षित रखता है। अब यह चारों ओर से संयोजी ऊतक की झिल्ली से घिरा है। कौची? मस्तिष्क चारों ओर से कौन से ऊतक से घिरा हुआ है? संयोजी ऊतक से, जिसे क्या कहते हैं? मेनिंजिस कहते हैं। मेनिंजिस लिखा हुआ है जी, जीन्स नहीं जीज। और मेनिंजिस और मस्तिष्क के बीच सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव भरा रहता है। किसमें? दिमाग के बीच में। दिमाग की मस्तिष्क के बीच में कौन द्रव रहता है? उसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव रहता है, जो मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है तथा यह मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। नम मतलब क्या होता है? नम मतलब है कि वो सूखने, अगर दिमाग सूख जाएगा वो दिमाग फिर काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? इंसान का दिमाग फिर काम नहीं करेगा उसमें, सीधी बात है। मनुष्य का मस्तिष्क का आयतन में कितना है? आयतन की बात करें तो 1650 मिलीलीटर है। और इसका एवरेज कितना है? भार कितना है? ये वाला आता है कि मस्तिष्क का वजन होता है कितना? तो 1.5 kg कह सकते हैं इसे। कितना कह सकते हैं? 1.5 kg। मानव का मस्तिष्क कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। कितने भागों में बटा हुआ है? ये देखिए 3 भागों में। एक होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मतलब आगे वाला मस्तिष्क। अग्र मतलब ये खोपड़िया की यहाँ के मतलब बात कर रहा है। फिर क्या कर रहा है? मध्य मस्तिष्क। मध्य मतलब बीच वाला की बात कर रहा है। फिर क्या कहता है? पश्च मस्तिष्क मतलब पीछे वाला की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है। आइए देखिए आगे पीछे क्या होता है, पूरा जानकारियाँ मिल जाएगा। क्या कहता है? यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ आग्रह होगा सुधार लीजिएगा, यहाँ आग्रह होगा सुधार लीजिएगा। कहता है आग्रह मस्तिष्क के प्रकार के होता है? ये 2 प्रकार के होता है। एक होता है परम मस्तिष्क, पर मस्तिष्क जिसको कुछ बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? एक होता है डायन सेफनॉन। बात करते हैं परमास्तिक या सेरिब्रम की। देखो ये जरूरी है, सेरिब्रम क्या है सुनना जरूरी है। सेरिब्रम के बारे में कहता या मस्तिष्क के शीर्ष प्रसर्व या पश्चात भागों को ढके रहता है। देखिए इसकी बात कर रहा है, खोपड़ी की बात कर रहा है। ये अगला वाला भाग अब पिछला भाग को कुछ करता है, ढके रखता है। ये जो है ना एक खोपड़ी है। क्या है? से कछुआ देखें, कछुआ के बॉडी पर एक रहता है खोपड़ी नियन, वैसी एक भाग है खोपड़ी। चाहेगा तो उसको मार के कबाड़ सकता है, ऐसे टोपी नियन कबाड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? कहता है खोल के भी देखिएगा किसी को। यह पूरे मस्तिष्क का 2.3 होता है भाग। यह तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तंत्रिका ऊतक के। और कॉपर्स काइलोसम नामक रचना द्वारा बना हुआ 2 मोलादों में बांटते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? प्रामस्तिष्क। देखिए ये कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में, एक अगला एक पिछला की बात कर रहा है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। कहता है जिसे क्योची कहते हैं, जिसे प्रामस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। सेरिब्रम में कॉर्टेक्स नाम मोटा आवरण होता है,
जिस पर अलग अलग निर्दिष्ट केंद्र होता है, जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय कुशलता पूर्वक करता है। मतलब उसे रक्षा करता है, कह सकते हैं। क्या करता है? उसे रक्षा करता है। सेरिब्रम को बुद्धि और चतुराई के केंद्र कहते हैं। सेरिब्रम को क्या कहते हैं? बुद्धि और, इसलिए कहते हैं क्योंकि क्यों उसको कहते हैं पता है? क्योंकि इंसान जो सोचने और समझने की क्षमता होता है वो किससे होता है? सेरिब्रम से। अब कोई भी काम करते हैं, कब करने से पहले सोचते होंगे काम को किया जाएगा कैसे, ये हमको कौन काम करना है ना। या तो चतुराई मतलब कुछ ही किसी भी चीज में दिमाग बहुत ज्यादा लगाते होंगे, ऐसे नहीं वाला काम ऐसे होगा। तो किसकी देन से? सेरिब्रम की देन से। इस सारा काम क्या इसका काम है? सोचने और समझने की काम कौन करता है? सेरिब्रम करता है। मानव में किसी, क्या है यहाँ दा नहीं ता होगा। मानव में किसी बात की सोचने, अभी जो बोले वही वाला बतिया है। देखिए, मानव में किसी बात को, बात लिखा हुआ है, दा नहीं ता होगा। मानव में किसी बात की सोचने समझने की शक्ति, घृणा प्रेरणा। घृणा मतलब किसी से देख करके आपको ठीक लगेगा नहीं। से मरा हुआ कुत्ता, सड़ा हुआ फल, आपको क्या लगेगा? घृणा। तब ऐसा किसका भाग है? ऐसा लग रहा है घृणा। सेरिब्रम ऐसे करवा रहा है, मस्तिष्क का भाग है वो। भय, भय मतलब डर। आप किसी से डर जाते होंगे। फिर क्या है? हर्ष, कष्ट आदि का नियंत्रण और समन्वय सेरिब्रम के द्वारा होता है। आप जो भी सोचते हैं, डरते हैं, ये आपको जो भी लगता है कि नहीं ये काम बहुत कष्ट है, हमसे नहीं हो पाएगा, ये सब सोचने का बाहरी सब मतलब किसका काम है? इतना जो सोचवाता है, सेरिब्रम का इतना काम है। खुशी का, हर्ष मतलब खुशी होता है ना। आप किसी किसी को देखकर कौची होते होंगे? खुश होते होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। कहता है क्या? डायन शेफलॉन दूसरी की बात कर रहा है। पर मस्तिष्क के गोलार्ध में ढका हुआ एक छोटा सा क्या होता है? भाग होता है। और यह काम अधिक ताप पर आभास तथा दर्द, रोने जैसे, रोने होगा यहाँ पे, एगो होगा, ठीक है, सुधार लीजिएगा। रोने जैसे क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मतलब उसे बचाने के वो काम करता है। अब देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे, ये मस्तिष्क क्या भाग है? दूसरा भाग दिख रहा है, कौची भाग? मध्य मस्तिष्क। कहता है यह मस्तिष्क का स्टेम का ऊपरी भाग है। स्टेम का बताएंगे इसमें स्टेम कहाँ पे है। इसमें अनेक तंत्रिका कोशिकाएं कई समूह में उपास्थित रहती है। किसमें? मध्य मस्तिष्क में कई प्रकार की तंत्रिका कोशिका होते हैं, जो समूह में होता है, ग्रुप में होता है। किस में होता है? ग्रुप में होता है, बताएंगे हम आगे, ठीक है। कहता है यह संतुलन और आंख की पेशियों को नियंत्रण करने के कारण कार्य करता है। कौन? मध्य मस्तिष्क। क्या? ये सबसे पहला ही दिमाग को बैलेंस में रखता है। दिमाग को क्या रखता है? दिमाग को हड़बड़ाने देता नहीं है, बैलेंस में रखता है दिमाग को। और आंख की पेशियों को क्या करता है? नियंत्रण करने के कार्य करता है। बात आती है पश्चाय मस्तिष्क का। इसका कितना भागों में बांटा गया? दो भागों में। हम लोग पढ़े थे सेरिब्रम, यहाँ क्या है? सेरिबेलम है। सेरी, फिर क्या है? मस्तिष्क, स्टेम। कहता है क्या सेरिबेलम में, इसको नाम क्या है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क सेरिब्रम के पीछे। देखिए यह कहाँ होता है? सेरिब्रम के यहाँ देखिए, आपके सारा बात लिखा हुआ, ठीक है। इसमें कहीं है सेरिब्रम? कहाँ है इसमें सेरिब्रम? कहने है यहाँ पे है। देखिए उसमें होगा आपके बुक में, उसमें है। अच्छा आएंगे तो हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए बात है, पकड़ लेंगे सारा इसको पॉइंट को, थोड़ा सा पहले इसको पूरा पढ़ लीजिए। देखिए 2 मिनट, ये था ना, सेरिब्रम के पीछे और स्थित रहता है कौची?
सेरिबलम, सेरिब्रम के पीछे की बात कर रहा है। मतलब इसे पता है कहां पर ये बात है? इधर। इन्हें कहां से देखिए, ये देख रहे हैं खोपड़िया, ये खोपड़िया को चीज बोलते हैं, सेरिब्रम है। खोपड़ी का देखो आंध्र वाला, देखो ये वाला देख रहे हो, उजला वाला, इसको बोलते ये वाला ना। ये क्या है? सेरी बेलम बताते हैं, रुको आगे चलते हैं पहले इसको। कताया समन्वय संतुलन ऐच्छिक पेशियों की गति का क्या करता है? नियंत्रण करता है। जैसे वस्तुओं को हाथे से उठाने में कठिनाइयां होना, बातचीत में कठिनाइयां होना इत्यादि। कता मास्तिक स्टेम ये भी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के होता है, एक पॉन्स वायरोलाई और एक मेडुला ऑब्लाइगेटा। इसमें कहता है पहला है पॉन्स वायरोलाई में कहता है तंत्रिका तंतुओं का यह बना होता है और जो श्वसन क्रिया को कुछ ही करता है, नियंत्रण। बात आती है सेकेंड वाला को, यह बेलनाकार रचना होता है। देखो ये कैसा होता है, कोची की बात कर रहा है, कहता है क्या, जो मस्तिष्क के पीछे सिरों से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी तक जुड़ा होता है। बात समझ में आ रहा? कौन यहाँ पर कहाँ है ये वाला? देखो ये है ना, ये किससे जुड़ा हुआ होता है? ये देखो भाग किससे जुड़ा हुआ होता है ये वाला? देखो ना, हाँ नहीं मेडुला देखो है ना, यही वाला बात कर रहा है। कहता है क्या, यह अन्य ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ये काम क्या करता है? अन्य ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है, जैसे कि हृदय की धड़कन को, श्वसन की गति को, और क्या खांसने का काम करता है। खांसना, छींकना, क्या लिखा हुआ है, उल्टी करना, यहाँ उल्टो नहीं उल्टी होगा। पाचक रसों का स्राव, स्राव वही है स्राव, ये सब को मतलब कि क्या करवाता है? नियंत्रण। मतलब कौची होता है? क्या नियंत्रण मतलब क्या? वो मतलब बचाने का वो काम करता है, खराब होने नहीं देता है। हाँ, अब आइए क्या कह रहा है, देखिए दिमाग का काम क्या है। मस्तिष्क शरीर के विभिन्न भागों से आवेग को ग्रहण करता है। आवेग मतलब कुछ ही, संवेदना मतलब देखो हमारा दिमाग जो है वो शरीर के विभिन्न भाग में, हमारा देखो दिमाग में, शरीर के मतलब कि शरीर, मस्तिष्क के मतलब शरीर में भाग जो है से एक नहीं है, अनेक प्रकार की भाग है इस दिमाग में। भाग क्या है? अनेक प्रकार के। लेकिन उस सब के काम क्या है? संवेदनाशील को ग्रहण करता है। मतलब कौन बोल रहा है उसे ग्रहण करता है। तुमको डर लग रहा है, क्या घृणा आ रहा है, समझ में आ रहा है? ये सब इतना ग्रहण करने की क्षमता किस में होता है? मस्तिष्क में होता है। अब किससे डर रहे हैं, आपको कब क्या धमाक रहा है, कब क्या गमाक रहा है, कब क्या सोच रहे हैं, इस सारा ग्रहण करता है मस्तिष्क। कहता है उन आवेगों का विश्लेषण करने के बाद उचित निर्देशन निर्गत करता है और यह निर्गत अभिवाही अंगों में पहुंचता है तथा अभिवाही अंग इन्हीं निर्देश के अनुसार कार्य भी करते। देखो हम लोग जैसे सोचते हैं वैसा ही काम करते हैं। हम लोग जैसे सोचते हैं वैसा ही क्या करते हैं? काम करते हैं। तो कहता है अनुसार हम लोग कार्य करती है। अब इसके लिए मस्तिष्क भिन्न भिन्न संवेदी अंगों से कई प्रकार के आवेगों को ग्रहण करता है, फिर उनका समन्वय स्थापित करता है और मस्तिष्क, यहाँ मस्तिष्क सुधार लीजिएगा ठीक है, मस्तिष्क विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का भंडार चेतना और भंडार के रूप में करता है। सही बात है, इसमें लिखा है। फिर क्या, प्रतिवर्ती चाप, न्यूरॉन में आवेग का मतलब संवेदना की बात कर रहा है। न्यूरॉन में संवेदना का संचरण एक निश्चित पथ में होता है। पथ मतलब क्या? रास्ता होता है। हम लोग जो भी सोचते हैं या हम लोग जो भी कुछ करते हैं एक निश्चित रास्ता में सोचते हैं हम लोग। कहता है इसी पथ को क्या कहते हैं?
वर्ती चाप कहते हैं। एक कहता है ग्रही अंग, कहता है ये त्वचा, पेशियों और अन्य अंगों में मौजूद रहता है। देखिए ग्राही जो अंग है इस कहाँ होता है, त्वचा में भी होता है, पेशियों में और अन्य अंगों में भी मौजूद रहता है। ग्राही विभिन्न प्रकार के उच्छिपनों को ग्रहण करता है। संवेदना कार्य यह मार्ग न्यूरॉन कोशिका का बना होता है। देखिए ये जो मार्ग किससे बना होता है, न्यूरॉन कोशिका से, जो ग्राही अंग से आए हुए संवेदना को आगे की ओर भेजता है। कौन, न्यूरॉन कोशिका, या तो उसको बोल दो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका केंद्र मेरु, मेरुरज्जु नहीं, यहाँ पे मेरुरज्जु होगा, सुधार लीजिएगा। मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क को तंत्रिका केंद्र कहते हैं। देखिए तंत्रिका केंद्र किसको कहते हैं, मेरुरज्जु और मस्तिष्क की बात करता है। मेरुरज्जु का मतलब कुछ होता है, रीढ़ की हड्डी को लोग बोलते हैं मेरुरज्जु। कहता है ये संवेदना मार्ग में आए हुए संदेश मतलब मैसेज, मैसेज को प्राप्त कर उचित आदेश देने का कार्य करता है। कौन, मेरुरज्जु और मस्तिष्क, दिमाग। कुछ भी होता है हम लोग को देखते हो तुरंत दिमाग में कुछ होता है, नहीं लगता है कि यहाँ पे लगा ऐसे कहीं कुछ हुआ है, तो भाई सोचता है दिमाग। और दिमाग में भी कई भाग है, वो भाग सोचता है इस तरीका से। उसके नाम में कोई शेरी ब्रह्म बताया गया था। अभी क्या कहता है, प्रेरक मार्ग तंत्रिका केंद्र द्वारा आदेशों का संचरण न्यूरॉन द्वारा होता है। प्रेरक न्यूरॉनों के प्रेरक मार्ग का निर्माण करता है। अब है अभिवाहिक अंग, प्रेरक मार्ग से होते हुए आदेश अभिवाहो अंगों में पहुंचते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जहां पर केंद्रीय है, जहां पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त आदेशों के अनुसार उचित अनुक्रिया होती है। ये आपका क्या रहा था ना, अभिवाही में, क्योंकि हम लोग जो भी सोचते हैं वो क्या होता है, दिमाग के सभी भागों में जाता है और सभी का काम अलग अलग है। ठीक है, ये बोला से कि यहाँ पर देखिए किसका भाग है पता है, किसका भाग है, अभिवाही अंग का। इसमें क्या बताता है पता है, प्रतिवर्ती चाप इसमें कहाँ है, इसको नाम है को जी प्रतिवर्ती चाप। ये क्या करता है, संवेदनशील को दर्शाता है, मतलब वो कहाँ से आता है सो ये बात करता है। आप देखिए थोड़ा सा इसमें और बचा हुआ होगा। ये क्या करता है, रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। जंतु में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण समन्वय तंत्रिका तंत्र के आंतरिक पौधों की तरह कुछ विशिष्ट रासायनिक यौगिक के द्वारा भी होता है। अब ये रासायनिक यौगिक हार्मोन कहलाता है। देखो देखो हार्मोन क्या होता है, कहता है जंतु में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण समन्वय तंत्रिका तंत्र के आंतरिक पौधे की तरह उसी के तरह कुछ विशिष्ट रासायनिक यौगिक के द्वारा भी होता है। तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक यौगिक हार्मोन। हार्मोन का स्त्राव शरीर के कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों द्वारा होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये बोला आता अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है, फिर कहता है मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथियां देखिए निम्नलिखित है। पहला क्या लिखा है, पिट्यूटरी ग्रंथियां। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथियां कहाँ होता है, ये देखिए दिमाग, देखिए और दिख रहा है ना, ये बात क्या है, पहला क्या है पिट्यूटरी ग्रंथियां, उसके बाद क्या है थायराइड, फिर क्या है पारा। हम लोग अभी धीरे धीरे इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे है पहला में क्या था, पिट्यूटरी ग्रंथ देख लें कहाँ पे था,
आप देखिए क्या कहता है, यह कपाल की स्पेनाइड हड्डी में एक गढ़ में स्थित रहती है। गड्ढे होगा यहाँ पे, कहाँ होगा सुधार, गड्ढे नहीं, हड्डी है वहाँ, क्या लिखा हुआ है, हड्डी। यह अन्य महत्वपूर्ण अतः स्रावी ग्रंथियों को नियंत्रण करता है। ये क्या करता है कि अन्य महत्वपूर्ण अतः स्रावी ग्रंथियों क्या करता है, रक्षा करता है। कौन, पिट्यूटरी ग्रंथियां। इसलिए इसे क्या कहते हैं, मास्टर। ऑब्जेक्टिव में ऐसे आता है कि मास्टर ग्रंथियां किन्हें कहा जाता है, तो याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में बोला आता है, पूछा है, ठीक है, कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर। क्यों कहते हैं, तो क्योंकि अन्य महत्वपूर्ण अतः स्रावी ग्रंथियों को रक्षा करता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथियां कहते हैं। कहता है कि पिट्यूटरी ग्रंथियां भी दो भाग में बटा हुआ है। पहला है अंग पिंडक, फिर है पश्चय पिंडक। कहता है अंग पिंडक में इसमें वृद्धि हार्मोन बनाता है। ये कौन हार्मोन बनाता है, वृद्धि हार्मोन। कहता है जो शरीर की हड्डियों तथा मांसपेशियों आदि के वृद्धि को कुछ ही करता है, नियंत्रण रक्षा करता है। अग्र पिंडक द्वारा स्रावित अन्य हार्मोन नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनने की क्रिया का नियंत्रण करता है। कौन, अग्र की क्या अंग है, शुरू से बोलना चाहिए, क्या पे यहाँ पे था, अग्र पिंडक। देखिए अग्र पिंडक का काम क्या है, यहाँ लिखा हुआ है अग्र पिंडक द्वारा स्रावित अन्य हार्मोन। देखिए बताएंगे, नर में हार्मोन होता है, मादा में भी हार्मोन होता है। कौन हार्मोन कहाँ पे होता है, अभी सारा हम आगे बताएंगे, ठीक है। देख इतना जानिए कि अग्र पिंडक द्वारा स्रावित अन्य हार्मोन में, अन्य हार्मोन नर में क्या होता है, शुक्राणु होता है। नर में क्या होता है, शुक्राणु, और मादा में क्या होता है, अंडाणु। तो ये सब बनने की क्रिया को क्या करता है, वो रक्षा करता है, मतलब नियंत्रण मतलब रक्षा ही होता है, ठीक है। इसमें एक और अन्य हार्मोन स्रावित होता है जो मादा में दुग्ध और स्त्राव का भी नियंत्रण। मादा में क्या होता है, दूध बनता है, तो भाई उसमें भी क्या होता है, हार्मोन होता है। छाती में दूध जो बनने का क्रिया जो होता है उसे भी क्या करता है, नियंत्रण करने का वो काम करता है। कौन, अग्र पिंडक। अब बात आती है पश्चय पिंडक। पश्चय पिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन जल का संतुलन करता है। ये देखिए पश्चय पिंडक जो है क्या करता है, स्राविक हार्मोन द्वारा जल को बैलेंस करता है। जल को क्या करता है, बैलेंस करता है। इसमें एक अन्य हार्मोन स्रावित होता है जो मादा में बच्चे के जनन में क्या होता है, सहायक होता है। एक होता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड कहाँ होता है, ग्रंथि गला में होता है। कहता है थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित रहती है। कहाँ होती है, श्वास नली की दोनों ओर। ये देखिए, देख रहे हैं, यहाँ की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, थायराइड ग्रंथियाँ। तो यहाँ गलत नहीं, सही लिखा है। सही इसलिए सही क्या लिखा है, यहाँ खुद कह रहा है कि थायराइड ग्रंथियाँ जो होता है, जो श्वास नली के, श्वास में जो सांस लेते और छोड़ते हैं, उस नली के दोनों ओर स्थित रहता है। और इस ग्रंथि को क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। और क्या लिखा हुआ, थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के समान उपापचयी का नियंत्रण करता है। और इसमें आयोडीन की कमी से अधिक रहती है। जो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होती है, तब इसे हार्मोन को बनाने की गति को बढ़ाने का प्रयास में कभी कभी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है। यहाँ से आता है ऑब्जेक्टिव, पता है क्या आता है, हाँ ऐसा आता है ऑब्जेक्टिव में कि आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है, घेंगा रोग। घेंगा रोग का लक्षण क्या, आपको पूरा ये वाला फूल जाएगा। ये पूरा क्या होगा, फूल जाएगा। किसके कारण, घेंगा रोग के कारण। घेंगा रोग कैसे होता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आता है कि आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है, घेंगा रोग होता है। तीसरा में कहता है पारा
थायराइड्स ग्रंथि। ये थायराइड्स ग्रंथि के नीचे और स्थित रहती है, जो आकार में मटर के दाने की तरह होता है। ये कैसा होता है? मटर की इसमें है। कहाँ इसमें थायराइड ग्रंथि देख रहे हैं? ये भी दोनों ओर होता है। ये भी कौन ओर होता है? दोनों ओर। श्वास के नली के दोनों ओर होता है। कैसा? मटर के दाने के जैसा होता है ना। कहता है क्या? इसके द्वारा स्रावित हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। ये नियंत्रण किसका करता है? कैल्शियम की मात्रा को। एक होता है एड्रिनल ग्रंथि, इसमें था भी। कहाँ है इसमें एड्रिनल ग्रंथि? देखिए एक बार, ये वाला है, ये वाला है। ये देखिए ब्रीक के, ये भी देखिए दोनों साइड होता है, दाईं ओर। यहाँ भी क्या है? एक ग्रंथि का नाम क्या है? एड्रिनल ग्रंथि। यहाँ भी क्या है? लड़का लड़की दोनों में होता है ये वाला। ठीक है। कहता यह ग्रंथि ब्रीक के ऊपर सिरों पर स्थित रहता है। सही बात है। कहाँ था? ब्रीक के। और एड्रिनल ग्रंथि दो भागों में होता है। कितने भागों में? एक कॉर्टेक्स, एक मेडुला। एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला होता है। कहता है एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन उनके कार्य। पहला काम क्या दिया है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा उपापचय का नियंत्रण करता है। कौन? ये वाला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का नियंत्रण करता है। और शरीर में जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स के नियंत्रण में भी सहायक करता है। अब आता है क्या? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इनका मुख्य काम है कि ब्रीक नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोष एवं शरीर के अन्य लवणों की मात्रा का क्या करता है? नियंत्रण। और ये शरीर में जल को बैलेंस करने में भी नियंत्रण करता है। कौन? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब आता है लिंग हार्मोन। कौन हार्मोन? अभी हम बताए थे कि कौन किस में हार्मोन होता है, किस में कौन हार्मोन। नर में कौन हार्मोन होता है शुक्राणु में, और फिर मादा में कौन हार्मोन। देखेंगे, सुनेंगे बहुत ध्यान से। ठीक है। लिंग हार्मोन। कहता है ये हार्मोन पेशियों तथा हड्डियों के परिवर्धन, वह लिंगों और बालों के आने की प्रतिमान एवं यौन आचरण का नियंत्रण करता है। कौन? लिंग हार्मोन। नियंत्रण किसको करता है? ये तो बालिंग और बालों के आने की प्रतिमान को। समझ में आ रहा है बात? और यौन आचरण, यौन के मतलब कुछ ही होता है। यौन आचरण के यौन आराम मतलब किशोरावस्था। किशोरावस्था कहने का मतलब क्या? उसमें जनन की करने की क्षमता वो पैदा करता है। ठीक है। ये वाला ऐसे बात कर रहा है। और बाल लिंगो और बालों मतलब उसकी चार से मतलब का शरीर पे बारों चारों ओर क्या होगा? बाल आना स्टार्ट हो जाता है। आपको बताया गया है कि 12 साल जिसका लड़का चाहे लड़की हो, अगर वो 12 साल की अगर उम्र है उसका, तो उसका बॉडी पे क्या होता है? बाल आना शुरू हो जाता है। ठीक है। हाँ, लड़का है तो लड़का चाहे लड़की कुछ कोई भी हो। कहता है एड्रिनल मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन एवं उनके कार्य। कहता है क्या? एपिनेफ्रॉन। कहता है इस हार्मोन द्वारा अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक तनाव, डर, गुस्सा, उत्तेजना आदि का स्त्राव होता है। बच्चों समझेंगे। देखिए, जिसका अगर उम्र है 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष और 15 वर्ष, ये देखिए, ये उम्र वाले जो बच्चे को देख रहे हैं, चाहे तो लड़का चाहे तो लड़की हो, इस उम्र वाले बच्चे का गुस्सा बहुत खराब होता है, बहुत खराब गुस्सा होता है। आप अगर प्रयास करेंगे समझाने का, समझेगा वो नहीं और ऊपर से गुस्सा आएगा वो, और समझना चाहेगा वो नहीं, ऊपर से गुस्सा आएगा वो। बस समझ में आ रहा है?
ए वाला एज का विद्यार्थी जो होता है, चाहे लड़का चाहे लड़की हो, बहुत ही अपना मन के होता है। वो कर जे मन में आएगा शो करेगा, क्योंकि पता है इसलिए वो से करता है बाबू, क्योंकि उसका ये पहला लाइफ है। ये कौन पहला लाइफ है? तो 11 वर्ष में वो भी आया है, 11 से 12 में आया, 12 से 13 में आया, 13 से 14 14 21 में आया। तो कहीं न कहीं उसका ये पहला लाइफ है, उसका ये कैमा लाइफ है ये। तो पहला लाइफ उसको समझ में नहीं आता अच्छे ढंग से। अब ऐसा गुस्सा पिता सबके, आप अगर इसको कुछ बोल देंगे तो घर से बाहर भाग जाएगा। इस एज का ऐसा ऐसी है, इस एज का गुण ऐसा है। अब इसको अगर मार देंगे तो भाग जाएगा, मार देंगे तो ये मैं वादा करता हूँ ये वाला ऐसा होता है। देखेंगे उसका उम्र या तो 13 रहेगा तो 14 उम्र रहेगा। अरे 11 वाला तो डरता भी है, डरता भी है 11 वाला, लेकिन 12 वाला नहीं डरेगा, कहेगा जो नहीं खाए वो नहीं रहो घर, जो भाग जाएगा। अब भागेगा तो पता भी, लेकिन फिर चलाएगा, वो मरेगा भी सला कहीं पर नहीं, वो मरेगा नहीं, क्योंकि उसका मरने का लूर भी नहीं होता है। इसी उम्र वाला को मरने का उसका लूर अकल भी नहीं होता है कैसे क्या होता है। बट एक गुस्सा होता है, तो भागने का तात्पर्य यही होता है खाली गुस्सा को क्या करना, कंट्रोल करना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर जैसे आपको अगर भाई बहन उसको तो कोई प्यार से समझाएगा ना तब समझ पाएगा। ए अगर तुम उसको मारोगे या डराओगे कि तुमको हम आओ तुरंत हम तुरा जान मार दो, आओ तुरंत हम तुरा ऐसे ऐसे कर दो, वो रात में साला आएगा ही नहीं। क्योंकि डरेगा, कच्चा उम्र है भी, ये उम्र क्या है, कच्चा उम्र है भी, उसको उम्र ही क्या है। अगर कोई डरा देगा तू ना घर आएगा, तोरा हम ऐसे करेंगे, तोरा बांध के छोड़ देंगे, तोरा खा ले देंगे, तोरा बहुत मारेंगे, वो घरे नहीं आएगा और कहीं परिवार की भाग जाएगा। ये जैसा है, गलती इंसान की नहीं, सबका ऐसा होता है। बट देखो मैं एक बात यहाँ से कहना चाहता हूँ, देखो जिंदगी दो को संभालता है, एक अपने आप को संभालना और एक दूसरे को जिंदगी को संभालना। तो अपने आप को जो संभाल लिया ना वो दूसरों को भी संभाल लेगा। मेन मायने अपना पहले कंट्रोल देखो, अपना कंट्रोल करो, अपना जिंदगी को संभालो। अपना जिंदगी को कैसे संभाल लो, मतलब मेरा कहने का मतलब है आपके अंदर कभी गुस्सा आता होगा, बहुत कष्ट गुस्सा आता होगा कि ऐसे वो ऐसे काहे कर दिया, तो उसे कंट्रोल कीजिए। वो कंट्रोल दूसरा को नहीं करेगा, गुस्सा आपका है, गुस्सा आपकी अंदर है, तो कंट्रोल कौन करेगा, आप ही नहीं कीजिएगा। अब कोई भी करेगा कंट्रोल तो वो तो भाई बोल के ही करेगा कंट्रोल ना। आप वही बोलेगा आपको सुहाएगा भी नहीं, होकर बत्तियों ने सुहाएगा, क्योंकि आप खुद अलग कंट्रोल में चल रहे हैं। सुहाएगा ही नहीं, एक बात भी नहीं सुहाएगा। ये पता है इसी उम्र में विद्यार्थी चोरी करेगा, कभी पैसा निकालेगा पॉकेट से, समझ में आ रहा है, कभी कुछ बना हुआ सामान खा जाएगा और नाम नहीं लेगा। इसी उम्र में ऐसा होता है, कहेगा हमने ले लियो पैसा तो, हाँ ना, या कहेगा सामान था हम नहीं खाए हैं। इसी उम्र में ऐसा होता है, बस समझ में आ रहा है। तो ये सभी का एक ऐसा एज होता है, बस समझ में आ रहा है। और इसमें और किशोरावस्था जो होता है पता है कहाँ से कहाँ तक होता है, वो 10 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक क्या होता है, किशोरावस्था होता है। अब बाकी इसके बाकी इतना में और होता है, इसमें चेहरा में क्या होता है, बदलाव आता है, इसका भरापन, आवाज़ भी निकलने लगता है, इसका आवाज़ यहाँ से धीरे धीरे फाटता है। आवाज़ क्या होता है, आवाज़ क्या होता है, उसका आवाज़ फट जाता है यहाँ से। देखेंगे बच्चा में बोलेगा मिठाई नहीं, जब बड़ा होगा तो उसका आवाज़ क्या होगा, भरापन आवाज़ निकलेगा, उसका आवाज़ कभी क्लीन कभी मेन आवाज़ नहीं निकालता है। ठीक है, इतना को जानिए, अब बाकी फिर आपको हम आगे आगे सिखाएंगे। ठीक है, ये देखिए इतना समझ में आया, डर, गुस्सा, उत्तेजना, ये सब कितने उम्र में आता है। तो देखो सबकी ऐसा होता है, उसे संभालना पड़ता है अपने आप में, क्या करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। ठीक है, तो उसे कंट्रोल कीजिए अपने आप में। अपना लाइफ तुमको है तो भाई मैंने तो तुमको खुद से करना पड़ेगा। देखिए क्या है, नौरे क्या है जी, नौरे नॉर एपिन नफ्रॉन, हाँ नेफ्रॉन, नफ्रॉन, नफ्रॉन जा रहे थे, अच्छा नॉर एपिनेफ्रॉन, चलो ठीक है। इसमें क्या है, हृदय पेशियों की उत्तेजना एवं संकुचनशीलता को तेज करता है। संकुचनशीलता का मतलब क्या होता है, यहां खुद लिखा हुआ है, यहां खुद लिखा हुआ है कि हृदय पेशियों की उत्तेजना एवं संकुचनशीलता को क्या करता है, वो
तेज करता है। मतलब क्या कोशिका को तेज करता है? देखो उसका पेशिया में क्या होता है? उत्तेजना होता है। और यहाँ लिखा है क्या? संकुचन शीलता को क्या करता है? तेज करता है। किसका? संकुचन। संकुचनशीलता के मतलब क्या? हृदय की धड़कन या तो उसमें कुछ भी हो, जैसे कि धीरे धीरे क्या होता है, देखिए जब बच्चे जब बच्चे जब बड़ा होते हैं जैसे से वैसे उसको सोच भी क्या होता है? बदलाव होता है। सोच में क्या होता है? बदलाव होता है। ठीक है। उसका दिमाग भी क्या होता है? धीरे धीरे मतलब बढ़ता है, वो विकास करता है। ठीक है। कहता है इसमें क्या? अग्नाशय की लैंगर है इसकी दीपिकाएं। अग्नाशय में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं के समूह पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? लैंगर हैंस कहते हैं। दीपिकाएं कहते हैं, वही है। इसमें स्रावित होने वाला हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? वो नियंत्रण करता है। अब देखिए मेन ये वाला आपका पॉइंट है, जनन ग्रंथियां। कौन ग्रंथि की बात कर रहा है? जनन जनन ग्रंथियां। बात आती है देखो अब यहाँ की उम्र वाला, जिसका उम्र 14 वर्ष होने वाला है। 13 वर्ष हो चुका है, 14 वर्ष उम्र कितना होने वाला है? 14 वर्ष होने वाला है या तो हो गया है। उसका उम्र कितना है? 15, 16 और यहाँ के देखिए दशा क्या होता है। यहाँ वाला क्या खराब होता है? यहाँ की आपको दो बात बोल, ओनर लोग सह लेता, लेकिन यहाँ वाला लोग सहेगा भी नहीं। एकदम खून गर्म रहता है। रियलिटी बात ये वाला बताया जा रहा है। ठीक है। पूरा खून गर्म रहता है। आप बोलेंगे ना तो ये मुँह लगल लगल बोलेगा, ब्रेक मारेगा ही नहीं। ब्रेक चाहे तो ब्रेक नहीं मारेगा, चाहे तो पापा चाहे तो मम्मी। मम्मी को तो और लोग पकड़ के धुन देता है जी, तू मतलब कि ब्रेक एक ब्रेक होता है किसी के अंदर में, डिस ब्रेक। इससे इस उम्र में कोई ब्रेक ब्राक नहीं होता है। अपना ब्रेक उसके ब्रेक खुद नहीं होता है। कब कहाँ पे कैसे किसी का चीज़ का कहाँ पे कैसे उसको यूज करना है उसको खुद समझ में नहीं आता है। बट देखिए ना क्या कहता है, जनन ब्रीसन। ब्रीसन नर्व में पाया जाने वाला जनन ग्रंथियां है। ब्रीसन किस में होता है? नर्व मतलब क्या होता है? पीता। मतलब कुछ की बात कर रहा है, पुरुष की बात कर रहा है। तो ब्रीसन कहाँ होता है? किस में होता है? नर्व में। एक क्या है? जनन ग्रंथि है। ये भी क्या है? जनन। कहता है इसमें स्रावित होने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। यही वाला हार्मोन है बाबू, बहुत बौखलाता है। हाँ देखिए इसी में देखिए, तो वहां पे आएंगे तो हम बताएंगे। ठीक है। देखिए कोची एक बाद यहाँ से है, कोची है। एड्रो है, एड्रोजेन। देखिए कहता है ब्रीसा नर में होता है। ब्रीसा किस में होता है? नर में होता है। जो कि कौन ग्रंथियां हैं? जनन ग्रंथियां हैं। पुरुष में जनन करने की जो क्षमता जो होता है, जो ग्रंथियां जो होता है, से कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। कहाँ बनता है? वृषण में बनता है। कहाँ बनता है? और जो वृषण में जो बनता है हार्मोन, उसको नाम क्या है? देखिए ये पता हार्मोन इतना इतना खराब हार्मोन है। अगर ये हार्मोन अगर लड़का का अगर उम्र अगर 14 वर्ष है या 13 वर्ष या 14, वही मतलब 14, 14, 15 और कितना 16, इस एज का अगर वो इंसान है और चाहिए 17, 18 तक, 20 में तो लोग कंट्रोल हो जाता है, 20 जाते जाते। बट इतना में उसका चाहक मांग अगर कभी चल गया शादी में, जयमाला पर अगर चढ़ गया, जयमाला टूट सकता है हार्मोन की वजह से। ये हार्मोन बहुत खतरनाक होता है। इसी की उम्र में खतरनाक होने की वजह से ही कभी सुने होंगे ये हार्मोन इतना खतरनाक होता है, कभी सुने होंगे
कि वो शादी इससे कर लिया, वो लेके लगे भाग के चला गया, शादी कर लिया। वो हार्मोन ही वैसा होता है, उसका उम्र ही वैसा होता है। तो कोई इसीलिए बताए ना कि जिंदगी में कंट्रोल, अपने खुद का जिंदगी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। सभी को अपने लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और बस समझ में आ रहा है। सीख देखो, बहुत सारा आंतरिक बातें होता है जो कि वो आंतरिक तो काम होता है, बट कोई कोई छिपा लेता, कोई कोई किसी को बात है, कोई कोई छापता, कोई छिपता है। तो किसी किसी के छप जाता है पेपर में, तो किसी को कोई कोई लोग छिपा लेता है उसे। बस समझ में आ रहा है। ये होता है तो हार्मोन की वजह से ही वैसा होता है। बस समझ में आ रहा है। अब ये देखो, आई जो है ना लड़का लड़की देखेंगे, सुनेंगे 14, 15, 16, 17। अगर लड़की रहेगी तो वो दीदी घर, नानी घर, मौसी घर जाना बहुत पसंद करेगी, बहुत पसंद करेगी। याद रखेंगे, इस लड़का लड़की की बातें बता रहे हैं। और लड़का है तो बिना शादी में गेले ओकरा मजा ही नहीं मिलेगा। शादी चाहे तो लड़का चाहे तो वो जाएगा ही जाएगा शादी में, जाएगा चाहे बर्थडे में। तो खास करके शादी में जाता तो है, बट वो पता है क्या करने जाता है, मजा लेने के लिए, खाली उसको चाहिए मजा। वैसा ही है यहाँ पे भी उम्र। देखिए, कभी देखे होंगे अगल बगल में लोग आहल रहता है, मौसी घर जाएंगे, मामा घर जाएंगे, दीदी घर जाएंगे, नानी घर जाएंगे, लोग एकदम आहल रहते हैं। उसे देखो जानेंगे आप लोग भी, बट सारा चीज़ को पढ़ने के लिए दिया हुआ है। कब कौन कहाँ पे कैसे बोलता है, कब कौन कहाँ पे कैसे करता है, सारा पॉइंट दिया हुआ रहता है। ठीक है, और सारा बात 100% सही होता है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा था, यह नर में लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। यौन आचरण मतलब क्या, जनन करने की क्षमता को कुछ ही करता है, प्रेरित करता है। कौन, ये हार्मोनवा टेस्टोस्टेरोन, कुछ लिखा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, जनन करने की, मतलब कि जनन करने की एक तरीका से उसको बोलेंगे ना, संभोग करने की क्षमता को ज़्यादा प्रेरित करेगा। वो कुछ ही करने का, संभोग करने के, वो बहुत ना आपको ले जाएगा, आकर्षित करेगा बहुत कस की। उम्र ही ऐसा होता है, वो हार्मोन ही ऐसा है कि आपको रहल जाएगा नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो कितना लोग कंट्रोल करता है, कितना लोग अंडर कंट्रोल कर लेता है, लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जिंदगी आपका है भाई, संभाल के रखो, उसे बचा के रखो, है ना। हर किसी के सामने उसे बेइज्जत ना करो। बात समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, समझने की क्षमता, ये पूरी बात को वही समझेगा इसका शरीर क्या रहेगा, मजबूत रहेगा। सारा काम शरीर से है। बात आती है किसका, अंडाशय। अंडाशय किस में होता है, मादा में। ये भी क्या होता है, जनन ग्रंथियां होता है। ये होता है किस में, मादा। मादा मतलब स्त्री की बात कर रहा है। बात क्या कर रहा है, स्त्री में क्या होता है, अंडाशय होता है। तो अंडाशय जो होता है तो ये क्या होता है, ये भी एक जनन ग्रंथियां होता है। जिस तरीका से नर में जनन ग्रंथियां होता है वृषण में, उस तरीका से मादा में किस में होता है जनन ग्रंथियां, अंडाशय में होता है। क्या होता है, अंडाशय में होता है। ठीक है, इतना को जानेंगे। कहता है क्या, इसमें स्रावित होने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं। देखिए, लड़का में कौन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, लेकिन मादा में कौन हार्मोन होता है, ये देखिए बात आती है ने, लड़का में तो बहुत कम होता है, बट लड़की में बहुत ज़्यादा होता है ये वाला हार्मोन। लड़का इसे बर्दाश्त कर सकता है, बट लड़कियों से बर्दाश्त नहीं होता है ये वाला हार्मोन। कौन हार्मोन की बात किया जा रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन। बहुत खराब हार्मोन होता है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो क्या कहता है, यह मादा में यौना अवस्था में होने वाली परिवर्तन को नियंत्रण करता है। कौन अवस्था की बात कर रहा है, यौना अवस्था मतलब कुछ ही होता है, किशोरावस्था की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अब किशोरावस्था की बात कर रहा है ना। जैसे उसके अंडाशय में जनन ग्रंथियां होता है, उस तरीका से उसी में जस्ट जनन करने की क्षमता भी हो जाता है, रिप्रोडक्शन की वर्क वाला। ठीक है, बस में हमारा ये आपका क्या रहा, अंडाशय। इतना जानेंगे कि अंडाशय के, मादा के अंडाशय में कौन ग्रंथियां पाई जाती है, सॉरी कौन हार्मोन पाई जाती है। तो क्या याद रखेंगे, ये हार्मोन पता है इसमें क्या होता है। अगर किसी को मोबाइल दे दो तो बात करने में
आगे रहेगा। ई वाला देखो, और बात इतना मजा आएगा ना बात करने में। वो सब गलती इसी का है, ये हार्मोन के वजह से है। उसे हार्मोन क्या करती है ना, उत्तेजित कर देता है बात करने का जो था टेक्निक, उसे क्या करता है पूरा काश करता है उत्तेजित। अब एकदम मारेगा मीठे मीठे, तो ये कोई बगल वाला सुन ना जाए, इतना मीठे मीठे मारेगा। अब बड़ी उसे एकदम अच्छा लगता है, एकदम आनंद लगेगा उसे, ठीक है। तो ये सब भाई, ये किसी इंसान को गलत नहीं, उसका उम्र ही ऐसा होता है, उसका एज ही ऐसा होता है। बस समझ में आ रहा है। चलो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बाकी फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें अब क्या रहा था, इसमें बाकी दिया गया है, तो बाकी देखिए ये क्या है, ब्रीसन। ये देखिए क्या है, ब्रीसन। अब यहाँ पे क्या है, अंडाशय। ब्रीसन किस में होता है, ये दोनों के शादी है, आप लोग सभी को आ जाइएगा, ठीक है। आप लोग शादी में जरूर लाइएगा, ठीक है। देखिए ब्रीसन किस में होता है, नर में होता है। अंडाशय किस में होता है, मादा में होता है। किस में होता है, ये देखिए ब्रीसन, ये क्या है, अंडाशय। अंडाशय किस में होता है, अंडाशय जो होता है से वृक्क के नीचे अंडाशय, वृक्क के ऊपर में क्या होता है, एड्रीनल बताए थे, क्या होता है, एड्रीनल होता है, ठीक है। और एक क्या है, वृषण, देखिए कहाँ होता है वृषण में। इसमें क्या होता है, इसमें अंडाशय है ना, इसमें क्या अंडाशय, और इसमें क्या होता है शुक्राणु होता है। क्या होता है, ई जो है ना देखो शब्द, एगो ई वाला एगो ई वाला, पूरा दुनिया इसी पर है, पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आज की क्लास के लिए इसमें इतने रहेगा, बाकी फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस तरीका से चलिए, बंद करो इसको। बाकी भी इसका कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर।